Hello everyone, I am Sweetie Goyal in front of you and today we discuss our same topic electrochemistry. In previous video we discussed the electrochemistry, what is electrochemistry and the steps in electrochemistry, that is oxidation, reduction, electrolytes, redox reaction. इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद आपने किया था, यहाँ पे हो गया था। तो अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपने किया था, आज हम करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारा टॉपिक आज का क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। आपका टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको बताया था, द सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। या इट मींस आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या थे? those substances which pass electricity through them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं थ्रू देम इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। किस स्टेट के अंदर? एक्वस और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आप उनको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या की थी, इसकी डेफिनेशन आपने कंप्लीट की इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपने कर लिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस दैट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम व्हेन दे आर इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। जब वो गीले स्टेट में होते हैं, ठीक है, पानी जिसमें पानी मिक्स हो जाता है, या अदरवाइज वो मोल्टन स्टेट में मॉइस्चर के साथ हो गया है आपका वो रिएक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप कितने हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मोस्टली आपके पास टू टाइप्स का अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आते हैं आपके? टाइप्स ऑफ, आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आप जब डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट आपके पास जो मिलता है आपको वो क्या आता है? आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मिला हुआ है आपको? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इस तरह से आपको टू टाइप्स में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्टूडेंट्स बात यहाँ पे मेन आती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है? मैम स्ट्रॉन्ग मींस बॉडी बिल्डर एंड वीक मींस दुबला सा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक में ये है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली पास कराते हैं, इट मींस वो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दो सब्सटेंसेस व्हिच partially dissociate into ions when electricity pass through them, they are known as the weak electrolyte। हम उनको क्या कहते हैं? weak electrolyte कहते हैं। जैसे इसके लिए हम आपको एग्जांपल देने लगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको हम डेफिनेशन कहते हैं तो डेफिनेशन क्या हो सकती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की? हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं those electrolytes which are completely dissociate into ions। कि those electrolyte which are completely dissociate into ions is known as strong electrolyte। आप उनको क्या कहते हैं? आप strong electrolytes आप उनको कहते हैं। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप क्या कहने वाले हैं कि those electrolytes which are partially dissociate into ions। कि वो क्या होते हैं आपके? पार्शियली, बिल्कुल हाफ होते हैं, ना तो ज्यादा कंप्लीटली आपके डिसोशिएट ना होके पार्शियली डिसोशिएट होते हैं इनटू आयंस, इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आप उनको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब सिंपल सी बात है, जो हमें एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होते हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट। के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर आप एग्जांपल्स की बात कर रहे थे तो आपके लिए क्या दिया था हमने? एसिड्स बोला था, बेस बोला था, और आपको क्या बोला था? साल्ट। ये हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो हमारे एसिड और बेस भी इस तरह से क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं।
कि जो कितने आपके आयन्स में H प्लस आयन को जितना इजिली डिसोशिएट कर सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड हम जिसको कहते हैं, जो H प्लस आयन को उतना स्ट्रॉन्गली डिसोशिएट नहीं कर सकता इतना स्ट्रॉन्गली, तो वो क्या होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो टाइप्स आते हैं, इसके लिए हम अगर हम 4 एग्जांपल करने लगे तो इसके एग्जांपल्स के लिए आप क्या ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले सकते हो। क्या ले सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर आप सेकंड ईयर करना चाहते हैं तो आप क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग साल्ट्स, स्ट्रॉन्ग साल्ट्स भी आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसी तरह से अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में अगर आपको हम बात करना बताते हैं तो इसके लिए आप क्या एग्जांपल लेते हो, वीक एसिड। क्या एग्जांपल लेते हैं आप, वीक एसिड एग्जांपल लेते हैं, वीक बेस, एंड द थर्ड वन इज योर वीक साल्ट। तो अब यहाँ पे एक मेन बात यहाँ पे जो निकल के आती है वो ये कहती है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग साल्ट्स। तो इसके लिए अगर आप एसिड्स की बात करते हैं तो एसिड्स के लिए आपको एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपको गिवन है। देखिए आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 क्या आता है आपका, HNO3, HNO3 भी आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है आपका यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आपका H2SO4, H2SO4 भी क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द एसिड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ द एसिड्स कहते हैं कि एसिड्स में वो किंग है। तो इट मींस बहुत ज्यादा आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग नेचर का है। ठीक है, इसके लिए अगर आप कह सकते हो HI भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HBr भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, फिर अगर आप बेस की बात करते हैं तो बेस के लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बेस के लिए आपके स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसी तरह से अगर आप साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट के लिए आपके क्या होते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग साल्ट में आपका NaCl हो गया। ठीक है, और अगर आप साल्ट की बात करते हैं तो आपका क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4 हो गया। तो इस तरह से आपके क्या आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट, क्या आते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आप एग्जांपल कर सकते हो। इसी तरह से आपको वीक एसिड का नाम बताते हैं तो वीक एसिड के लिए हम यहाँ पे आपको नोट करने वाले हैं, बोर्ड में स्पेस आपको अच्छे से गिवन है। पहले हम वीक एसिड को कंप्लीट करते हैं। वीक एसिड में आप क्या कह सकते हो, एसिटिक एसिड। क्या नाम देते हो आप, एसिटिक एसिड। तो काफी बार कॉमन नोन भी होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। क्या होता है आपका, CH3COOH, जिसका आप विनेगर भी कहते हैं, आप सिरका भी कहते हैं। ओके, एसिटिक एसिड हो गया। सेकंड आप इसके लिए करने वाले हैं वो वीक एसिड आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है उसका, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपका क्या होता है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया। इसके बाद अगर आप वीक एसिड्स की और बात करते हैं तो आपके वो क्या हो गए, फॉस्फोरिक एसिड आप कह सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की वैल्यू क्या हो गई, H3PO3। क्या हो गई आपका, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये H3PO4 भी कह सकते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है यहाँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और अगर आप बात करते हो इसमें वीक बेस के लिए, किसके लिए बात करते हो आप, वीक बेस। तो वीक बेस की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो वीक बेस आपको क्या गिवन है, वीक बेस के लिए अगर आप यहाँ पे करते हैं तो मैं आपको नोट करती हूँ, पायरिडीन। क्या गिवन आपको, पायरिडीन। पायरिडीन आपका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N। क्या फॉर्मूला होता है, C6H5N। इसके लिए अगर आपको सिंबल बनाना पड़ता है तो सिंबल हम यहाँ पे बना के बताते हैं, बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है आपकी, बेंजीन रिंग होती है। उसमें एक कार्बन की जगह आपको क्या करना है, नाइट्रोजन लेना है। तो ये वाली किसकी अरेंजमेंट हो गई आपकी, पायरिडीन। किसकी अरेंजमेंट हो गई आपके, पायरिडीन की आपकी अरेंजमेंट है। इसके बाद अगर आप वीक बेस की बात करते हो तो आपका जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया भी आपका क्या होता है, एक वीक बेस है, NH3 जिसको आप कहते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसमें इंक्लूड होता है आपका, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम इलेक्ट्रोलाइसिस की यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन आपको कराई थी प्रीवियस वीडियो में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको क्या इंडिकेट करता है,
टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका टॉपिक क्या है आज का? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका एक मेथड था जिसके अंदर आपके आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? आयंस में स्प्लिट होते हैं। दैट मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो यू कैन राइट हियर इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज ए प्रोसेस, it is a process in which electrolyte is splitted into ions. It is a process in which electrolyte is splitted into ions when electricity is passed through them, is called इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हो। कि एक प्रोसेस जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और आयंस में स्प्लिट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है कि मैम हम आयंस में स्प्लिट कर देते हैं, बट वी आर कंफ्यूजिंग इन द वर्ड दैट कि some ions have positive charge and some ions have negative charge. So what is the meaning of positive ion and the negative ion? तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको पहले बताती हूँ स्पेशल टर्म्स के लिए कि जो आपके जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव आयंस होते हैं एज लाइक सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस। ठीक है, इन पॉजिटिव आयंस को हम क्या इंडिकेट करते हैं? किस नाम से इंडिकेट करते हैं? कटायन। क्या बोलते हैं हम उनको? कटायन बोलते हैं। लर्न करने के लिए आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि जो आपके जिन पे पॉजिटिव चार्ज है आयंस के ऊपर, वो हमारे क्या है? कटायंस है। और जिन आयंस के ऊपर हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयंस है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो उनको हम क्या कहते हैं? अनायन। क्या कहते हैं हम उनको? अनायन कहते हैं। ठीक है, तो आप लर्न कर सकते हैं कि कटायंस क्या है? द आयंस which carry positive charge, कि आपके वो आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, they are known as the positive ion, it means cation. The ions which have negative charge, they are known as the anions. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस वही प्रोसेस था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट किसमें स्प्लिट होता है? आयंस में। आयंस मींस कटायंस, और अनायंस में वो स्प्लिट होता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए जो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, तो हम इस मेथड को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। कटायन और अनायन आपको कराने जरूरी थे यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आप सबसे पहले क्या लेते हैं? यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं आप? यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेते हैं। वो सॉल्यूशन आप किस तरह से लेते हैं? आपने मान लिया कि यहाँ पे आपके पास क्या है? एक बीकर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? ये बीकर है जिसके अंदर आपने यहाँ पे क्या किया है? इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया? आपने फिल कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या कर दिया? फिल। और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमने अब नाम ले लिया कि इसका नाम क्या है? यहाँ पे H2SO4। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या आपका? H2SO4, हाइड्रोजन सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर हम यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। क्या लेते हैं हम? इसमें एक 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। देखिए, अब इनको हम क्या कहते हैं? मेटल इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं हम इनको? मेटल इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को हम इंडिकेट करते चलेंगे। इलेक्ट्रोड्स, इस वेसल को हम क्या कहने वाले हैं? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहने वाले हैं इसको हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड आता है, एक एक वर्ड को हम इंडिकेट करते हैं। H2SO4 हमारे पास क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। क्या गिवन है हमें? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने अभी किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो आपके आयंस में स्प्लिट होते हैं जब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने क्या किया है? अभी डिस्कस किया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा क्या कहता है कि आपका जो वेसल, आपका क्या होता है? एक वेसल, जो बर्तन है जिसके अंदर आपका पूरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, उस बर्तन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या सेकंड फॉर्मेट में हम क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हम जिसको कहते हैं कि द वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, अब आपका कहता है यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं आपके? मेटल इलेक्ट्रोड्स। कि मेटल इलेक्ट्रोड्स हमारे क्या है कि आपके जो यहाँ पे एक मेटल गिवन है आपको, यहाँ पे क्या गिवन है आपको? मेटल, जिसके अंदर आपका क्या होता है? ए मेटल, सॉलिड मेटल है आपका, जिसके अंदर आपका लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टेक्स प्लेस, कि आपका जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी करते हो आप। उन सरफेसेस को, उन मेटल्स को आप क्या कहते हो, मेटल इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हो यहाँ पे, मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो मेटल इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। किस तरह से स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एनोड में बोलते हैं उसको हम, और उसको क्या कहते हैं हम, उसको कैथोड। क्या कहते हैं हम उसको, एनोड और कैथोड। ये किस पे डिपेंड करता है, एनोड और कैथोड। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक आपने बैटरी लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है आपने, बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, आपके मेटल इलेक्ट्रोड आपके सेम थे। ठीक है, आपके मेटल इलेक्ट्रोड क्या थे यहाँ पे, सेम। एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एक आपका नेगेटिव। बैटरी में आपको ये अच्छे से पता होगा कि बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है आपका, छोटा। तो यहाँ पे हमने सेल से अटैच किया है, जो बड़ा वाला टर्मिनल इसका मतलब पॉजिटिव है और छोटे वाले टर्मिनल का मतलब क्या है आपका, नेगेटिव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करता है कि जो टर्मिनल आपका पॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव से जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, मैं आपको लर्न करने के लिए तरीका बता देती हूँ। अनायन की बात की थी, अनायन हमारे क्या थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। तो एनोड की हम बात करेंगे, ए एन। अनायंस मीन ANION। एन से जो स्टार्ट होता है, अनायन क्या था हमारा, नेगेटिव, बट एनोड हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। इट मीन जो सेल आपका इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो आपका एनोड। फिर नेगेटिव की हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। क्या हो गया हमारा, कैथोड। क्योंकि जैसे हमने कटायन की बात की थी, तो कटायन हमारा क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव। कटायन पॉजिटिव, इट मीन्स कैथोड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव हो गया है। ओके, लर्न हो गया इतना। हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जैसे ही इसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आपका H2SO4 होता है, ये स्प्लिट होता है आयंस में, 2H प्लस में स्प्लिट होता है। और किस में स्प्लिट होता है, SO4 2 माइनस। किस में स्प्लिट होता है, SO4 2 माइनस। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, कटायन। इसको हम क्या कहते हैं, अनायन। नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। फिर इट मीन्स यहाँ पे आप कहते हो कि जो ये आपकी एनोड होता है, पॉजिटिव के पास कौन आते हैं, आपको पता है कि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, तो आपका जो अनायन होता है SO4 2 माइनस, जो नेगेटिव आयन है वो क्या होते हैं, आपके अनायन के पास आते हैं। क्या आते हैं, आपके अनायन के पास आते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो पॉजिटिव होते हैं वो आपके 2H प्लस है, वो क्या आते हैं आपके कटायन के पास, सॉरी कैथोड के पास। किसके पास आते हैं, आपके कैथोड के पास। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो कि जो आपके अपोजिट चार्ज हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव के पास कौन आएंगे, नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव के पास कौन आएंगे, आपके पॉजिटिव आएंगे। और आपका क्या टेक प्लेस होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, ये आपका कहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मींस हमारा क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कौन करेगा। और रिडक्शन का मतलब हमारा क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मीनिंग हमारा क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कौन कर रहा है, कि जब ये पॉजिटिव के पास आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इट मींस यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, आपका रिडक्शन। क्या होगा, आपका रिडक्शन। लर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दो चीजें और बताता है। क्या बोर्ड बोलता है, हम इनको रेज करते हैं आपको प्रॉब्लम्स ना हो देखने के लिए। आपके वर्ड किस तरह से करता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको कहता है कि जो वर्ड कहता है प्राइमरी चेंज, एक वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है यहाँ पे, प्राइमरी चेंज। एंड द सेकेंड वर्ड इज योर सेकेंडरी चेंज। क्या वर्ड आता है आपका, सेकेंडरी चेंज। कि कुछ चेंज को प्राइमरी चेंज बताता है और कुछ चेंज को क्या बताता है, सेकेंडरी चेंज। किस तरह से, जब आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लीजिए आपका क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन 2H प्लस था, जब ये किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और ये किस में चेंज हो जाता है आपका, 2H में। किस में चेंज हो जाता है आपका, 2H में। ठीक है, तो ये चेंज कैसा आपका, प्राइमरी चेंज, कि इसने अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी चेंज।
किस में इंक्लूड होते हैं, वो प्राइमरी चेंज में इंक्लूड होते हैं। बट सेकंड फॉर्मेट में जब हम बात करते हैं कि जब ये H और H कंबाइन होके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या बना देते हैं आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उन चेंज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी चेंज। हम उनको क्या कंसिडर करते हैं, हमारा सेकेंडरी चेंज हम कंसिडर करते हैं। ओके, इस तरह से हमारा क्या होता है, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने कर लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जिन्होंने डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कितना मेटल इसके ऊपर आके डिपॉजिट होगा, कितना मेटल इसमें से लिबरेट होगा, इन सबको बताने के लिए एक आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था आपका, फेराडे। क्या नाम था आपका, फेराडे। बेटा आप नोट करते जाना, यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम्स होती है आप नोट कीजिए, इनसे बाहर आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। अब आपके पास कहते हैं, आपके पास जो यहाँ पे बात आती है वो क्या आती है, फेराडे। ओके, क्या बात करता है, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपकी किसकी बात करता है, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल्स की बात कर रहे थे कि अब फेराडे आपका एक साइंटिस्ट है जो किसके बारे में डील करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो इन्होंने कितने रूल्स यहाँ पे आपको दिए थे, 2 रूल्स गिवन थे कि ये कहता है कि फेराडे फर्स्ट लॉ एंड फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे आप जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप किसके डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले फर्स्ट लॉ की आप डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ आपको क्या कहता है, फेराडे का फर्स्ट लॉ आपको ये कहता है कि आपने जिस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को फिल किया था, तो जितना मास आपका किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, आप पहले डेफिनेशन को देखिए। कहता है ये आपको, द मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड, वो क्या होता है आपका, डिपॉजिट होता है, और लिबरेटेड, बाहर निकलता है, फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of heat, amount of heat amount of heat कह दीजिए, आप क्या कह दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी is passed through it। ओके, ये आपको क्या कहता है कि सबसे पहले कि फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको कहता है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कि आपको इलेक्ट्रोड्स गिवन थे, कैथोड गिवन था, आपको एनोड गिवन था, कि उनके ऊपर कितना मास ऑफ आपका कोई सब्सटेंस है वो चिपकता है, जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है, या उसमें से आपका बाहर निकलता है, लिबरेट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इट मींस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा पास कराते हैं तो आपका ज्यादा सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कम पास कराते हैं तो आपका कम मटेरियल क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कम मटेरियल ही आपका क्या होगा, लिबरेट होगा। तो इस तरह से आप फेराडे के फर्स्ट लॉ में आप बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि जो आपका W की बात करता है, तो W आपका यहाँ पे कहता है कि आपका हेयर, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, हेयर W इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that will be deposited और लिबरेट, कि आपका W क्या है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो आपकी क्या होने वाली है, डिपॉजिट होने वाला है और क्या होने वाला है, लिबरेट होने वाला है। W के बाद आपकी जो बात करता है यहाँ पे, वो किसकी बात करता है यहाँ पे, Q की है आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है आपकी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप क्या करते हैं वहां पे सप्लाई करते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास्ड, जो पास्ड हुई है। ओके, तो आपको यहाँ पे कहता क्या है कि आपका जो W था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपके क्यू के। और आपको एक वेल नोन टर्म्स होती है कि क्यू के आपका यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है? ये चार्ज की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? आपकी चार्ज की। ओके, और चार्ज आपका कैसे होता है? आपको फिजिक्स के टर्म में भी पता है, चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाई टाइम। किसके इक्वल होता है? आपका करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो इट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाई T। किसके इक्वल होता है? I मल्टीप्लाई T के इक्वल होता है। ओके, अब इसके बाद आप जो यहाँ पे बात करते हैं वो कैसे बात करने वाले हैं? आप यहाँ पे आपने W की वैल्यू निकाली, फिर W के बाद यहाँ पे आपको इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो आप क्या करते हैं? W इज इक्वल टू ZIT। क्या करते हैं आप? ZIT। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो Z वैल्यू लेके आए इसको आप क्या कहते हैं? वेयर Z आपका क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था आपका। ठीक है, आप इसको सबसे पहले क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Z आपका क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जिसको आप सेकंड नाम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं आप इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं आप इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में आप कहते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होती है? हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और इसको हम सेकंड नेम से भी जानते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जहां पे आपको वर्ड दिखाई देता है इट मींस वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपके जेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या आता है कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? आपकी ZIT होती है। ठीक है, जहां पे अगर आपको यूनिट बताने पड़े तो क्यू की यूनिट क्या होती है? आपकी कूलम में। किस में आएगी? आपकी कूलम में, जिसको आप किससे इंडिकेट करते हैं? आप कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप आई की यूनिट बताते हैं तो आई आपका क्या होता है? करंट होता है, जिसको आप किस में मेजर करते हैं? आप एम्पियर में, जिसके लिए सिंबल आप क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं, एम्पियर। जिसके लिए आपको नेक्स्ट कहता है कि जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका सेकंड में यूज होगा। आपका टाइम किस में यूज होगा? सेकंड में। तो अगर आपको कहता है कि अगर आपके इस सिस्टम के अंदर करंट कितना हो जाए? आपका 1 एम्पियर। टाइम कितना हो आपका? 1 सेकंड के लिए 1 करंट एम्पियर करंट आपका पास होता है, तो आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका जेड के इक्वल। डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा? आपके जेड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो उस वाले केस के लिए आपको कहता है यहाँ पे एक डेफिनेशन कहता है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, आप किसकी बात करते हो? कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए आपके किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर पास होता है तो उसके अंदर कितना आपका जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो कितना होता है? आपका 1 ग्राम। कितना डिपॉजिट होता है? आपका 1 ग्राम सब्सटेंस उसमें आप डिपॉजिट करते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। फ्राइडे की फर्स्ट क्लास की आपको डेफिनेशन कर लेनी है, इसका डेरिवेशन कर देना है जहां तक हमने किया है। अब जो इसके बारे में आप करने वाले हैं वो इसका एक एग्जांपल से आप इसको क्या करेंगे? आप सोल्व करेंगे फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। सबसे पहले आप कहते हैं कि आपने क्या कंसिडर किया? आपने एक मेटल आयन कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया आपने? एक रिएक्शन कंसिडर की। किस तरह से? कि एक मेटल है जिसके ऊपर कितना चार्ज है? आपका Mn प्लस। इसमें आप क्या करते हैं? n इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें क्या कराते हैं? आप ऐड कराते हैं, गेन करता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? मेटल में। किस में चेंज हो जाता है? ये आपका मेटल में चेंज हो जाता है। जहां पे आपको n गिवन है, n क्या गिवन है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस आप कह सकते हो n आपको क्या गिवन है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट गिवन है। m क्या आपके पास है? कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट मीन आप समझते हैं ना, पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें आपके 118 एलिमेंट्स है, उनमें से एक आपका एलिमेंट है। फिर आप कहते हैं एलिमेंट है तो उसका क्या होता है? कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए हम कहते हैं 7 एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक मास होता है, फास्फोरस का 15 एटॉमिक मास होता है। तो उसी तरह से एक m आपका एक एलिमेंट है जिसके लिए एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है? आपकी a। मान लीजिए लेट द एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यहाँ पे 2 टर्म्स आती है। तो एक्चुअली हमने जो 7 और 8 बताए थे कि नाइट्रोजन का क्या होता है? आपका 7 वो एटॉमिक नंबर होता है, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? इससे जस्ट डबल 14 होता है। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास कितना होता है? 16 होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि लेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट m, आपने एलिमेंट m का एटॉमिक मास कंसिडर किया जिसकी वैल्यू क्या? आपकी a। क्या वैल्यू है? आपने मान ली उसका मास कितना है? आपके पास a मास है। फिर इसके बाद आपको ये और रूल याद करना है कि आपको यहाँ पे इस 1 ग्राम को, जितना इसका एटॉमिक मास होता है उतने ही ग्राम अगर आपको क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें से पास करेंगे वो वैल्यू क्या होगी?
ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कहा जाता है कि आपको कितने इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, एन मल्टीप्लाई 96,500 कूलम चार्ज विल पास टू डिपॉजिट कितना, ए ग्राम, कितना ए ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, इतना चार्ज देना पड़ता है। फिर आप काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैम व्हाट इज द 96,500 कूलम। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 1 फेराड की। किसकी वैल्यू होती है आपकी, 1 फेराडे। 1 फेराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम। किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम के आपके इक्वल होता है। और ये एन क्या इंडिकेट कर रहा है, वैलेंसी, कि एक जब उसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई करा देते हो फेराड को, तो उतना चार्ज आपको चाहिए उसके पूरे कंप्लीट एटॉमिक मास को डिपॉजिट कराने के लिए। ठीक है, अगर आपको 1 कूलम चार्ज में आपको ये पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा मास, तो आप टोटल मास का क्या कर दोगे, एन मल्टीप्लाई 96,500 कूलम से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड। ये कैसे डिवाइड किया, जैसे आपसे क्वेश्चन कहते हैं हम कि 10 रुपीज में कितनी टॉफी आती है, 1 टॉफी आती है, या मान लीजिए 10 रुपीज में 100 टॉफी आती है, तो 1 रुपीज में कितनी टॉफी आएंगे, आप क्या करते हो, उसको 10 से डिवाइड करते हो। इसी तरह से आपने n मल्टीप्लाई 96,500 कूलम को क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर आपको किसमें से निकालना है, 1 कूलम में आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना, मास बताना है कि कितना मास ये डिपॉजिट कर पाता है या लिबरेट कर पाता है। सिंपल है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहता है कि आपका जो वैल्यू होती है a अपॉन में n, क्या आता है आपका यहाँ पे a अपॉन में n, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो हियर a अपॉन में n इज इक्वल टू जेड ई, सॉरी आप क्या कहते हो, ई। जेड तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया आपका, ये क्या होता है आपका ई के इक्वल होता है। ठीक है, और ई को आप क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। क्या कहते हो आप ई को, ई किसके इक्वल, आपका ई के इक्वल है, जिसको आप क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। आप क्या कहते हैं इसको, आप इक्विवेलेंट मास कहते हो कि अगर आप एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से आप क्या कराते हो, डिवाइड कराते हो, तो क्या रिजल्ट मिलता है आपको, इक्विवेलेंट मास का रिजल्ट मिलता है, जिसकी वैल्यू आप क्या कह रहे हो, a अपॉन में n। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद अब आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, a अपॉन में n आपने यहाँ पे निकाल दिया है, तो इस वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो a अपॉन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, e अपॉन में 96,500। ठीक है, पीछे आपकी यूनिट क्या है, ग्राम, मास जो आप डिपॉजिट करते हो यहाँ के ऊपर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है आपका, e अपॉन में 96,5 अपॉन में 100, ये किसके इक्वल आया आपका, इज इक्वल टू a अपॉन में n मल्टीप्लाई 96,500, और ये किसके इक्वल है आपका, z के इक्वल। किसके इक्वल आपका, z के इक्वल है। ठीक है, और z आपका क्या था, यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको पहले, थोड़ी देर पहले, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, जिसको आप क्या कहते हो, आप इक्विवेलेंट। आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यूज करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या यूज करते हो आप, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या आपकी जेड है। जेड की वैल्यू इस तरह से आपने क्या कर दी, सोल्व कर दी। फिर इसके बाद आपको अगर यहाँ पे निकालना पड़ता है, डब्ल्यू निकालना पड़ता है, कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट विल बी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। वो किसके इक्वल आएगा, फॉर्मूला क्या था आपका, जेड मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू क्या है आपकी, ई मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। अगर आप ई निकाल लेते हैं, और ई कैसे निकलेगा आपका, इक्विवेलेंट मास a अपॉन में n। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट रूल है जो आपका फेराडे का फर्स्ट रूल, उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फेराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपके पास जो लॉ आता है वो आपका क्या आएगा, सेकंड लॉ आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।